नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 46 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 46 का जो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो यहाँ पे जो जज होते हैं उनकी टर्म, उनका जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए होता है। तो इनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार टेट परीक्षाओं में तीसरे बार लगातार पूछा गया था, हो सकता है कि चौथी बार भी पूछा जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, आपका जो आईसीजे होता है, इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं। तो इसमें कुल जो है वो 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा जिनका कार्यकाल आपका 9 वर्ष होगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ पर है। तो ये हैग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी कि नीदरलैंड देश के हेग में स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, यहाँ की भाषा कौन सी है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा की, तो यहाँ की जो भाषा है वो है फ्रेंच, वो अंग्रेजी। अगर आप भी एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव रहने वाली है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, लास्ट 5 डेज एडमिशन के बचे, उसके बाद हमारी एडमिशन्स बंद हो जाएगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। जो लाइव क्लास रहती है उसको आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथ में आपको मिलने वाले हमारे बैच के साथ फ्री हैंड रिटन नोट्स और पेड हैंड रिटन नोट्स भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के एकमात्र व्यक्ति जो वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो आईसीजे में भारत से एक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुका है आज तक। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो आज तक कार्य कर चुका है वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय मुख्य न्यायाधीश, एकमात्र भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो नगेंद्र सिंह है वो तो मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन भारत के एकमात्र जो पहले न्यायाधीश हैं, एकमात्र तो नहीं है, न्यायाधीश तो बहुत सारे बने, लेकिन भारत के जो पहले न्यायाधीश जो आपकी इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए थे, इनका नाम क्या था। तो इनका नाम था वेनेगल रामाराव। थोड़ा ध्यान से सुनना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वेनेगल रामाराव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश तो एक ही बना है जिसका नाम है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अच्छा, वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, वर्तमान में जो जस्टिस है वहाँ पे जो भारत से जज है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है दलवीर भंडारी। तो दलवीर भंडारी जी का नाम आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं कि जो राइडर कप है वो किस खेल से संबंधित है। अच्छा, अब बात करें राइडर कप की, तो राइडर कप आपका गोल्फ गेम से संबंधित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अच्छा, राइडर कप आपका गोल्फ गेम से है। इसके अलावा गोल्फ से कौन कौन से खेल जुड़े हैं। तो गोल्फ की बात करें तो गोल्फ से आपका जो हो सकता है, जैसे कि आपका वॉकर कप। अगर बहुत रैंडम बार पूछा गया तो आप गलत कर देंगे, तो गलत नहीं करना है। वॉकर कप आपका किससे, ये भी गोल्फ से जुड़ा है। आपका डनहिल कप, तो डनहिल भी एक कप है। वॉकर कप, डनहिल कप, गोल्फ कप, राइडर कप, ये सारे के सारे ठीक है। डनहिल कप भी आपका गोल्फ खेल से जुड़ा है। आपका मर्फी पूछा गया एक बार कि मर्फी कप का संबंध किस खेल से है। तो मर्फी कप हो गया, डनहिल कप हो गया, आपका आपका वॉकर कप हो गया, आपका नोमुरा ट्रॉफी। अच्छा, नोमुरा ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो नोमुरा ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। इसको भी आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। अच्छा, क्रिकेट से कौन कौन से है। अच्छा, क्रिकेट से बात करें तो क्रिकेट से आपका रणजी ट्रॉफी, बहुत बार बता चुका हूँ, आपकी ईरानी ट्रॉफी, आपकी दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी की सारी जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, फुटबॉल यहाँ पे दिया है। फुटबॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना यार, वो है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हो गया, आपका डूरंड कप हो गया। डूरंड कप भी एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि शिमला के अन्ना डेल मैदान से शुरू होता है। आपका संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आपका अभिगम हजरत महल कप, ये भी आपका फुटबॉल से है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बेल्ट कप।
भाई बिल्ड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है, इसको भी आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। भाई हॉकी बता दीजिए। तो हॉकी के बारे में बात करें तो हॉकी के बारे में हाँ, एक फुटबॉल से और है, फुटबॉल से एक और याद रखना, रॉबर्ट्स कप। ये भी बहुत बार पूछा गया, रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो ये भी फुटबॉल से है। हॉकी की बात करें तो अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी से है आपका बेटन कप। बेटन कप किससे है, तो बेटन कप की बात करें, बेटन कप आपका हॉकी से संबंधित है। आपका आगा खान कप, ये भी आपका हॉकी से है। इसके अलावा आपका रंगास्वामी कप, ये आपको डिटेल से याद रखना है कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, तो रंगास्वामी कप भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। इसके अलावा आपका रंगास्वामी के अलावा ये सारे के सारे आपको हॉकी वाले याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया आपका, ये सारे के सारे किस टूर्नामेंट से, तो आपको याद रखना है ये सारे के सारे आपके हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी वाले, फुटबॉल वाले, क्रिकेट वाले और गोल्फ वाले हमने सारे याद कर लिए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य कौन है। देखिए हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं, और वर्तमान में जो अभी पिछले साल बने थे, आपने देखा होगा बहुत बड़ा सिनेरियो पिछले साल हिमाचल प्रदेश की सरकार में होता है कि जो है वो राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के जो एमएलए होते हैं वो वोट दे देते हैं बीजेपी के किसको, हर्ष महाजन जी को, और हर्ष महाजन जीत जाते हैं। और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या है, हार जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये बहुत बड़ा फेरबदल हुआ था लोकतंत्र में, अगर मैं कहूँ तो, कि मेजोरिटी किसी की तरफ एमएलए की है और फिर सरकार ही बदल दी गई। उसके बाद सरकार तो नहीं बदली, लेकिन सरकार ने वो एमएलए बदल दिए, जो कि बहुत सारे एमएलए थे, और जिनको बदला उनका दोबारा से एक बार उपचुनाव जो है हिमाचल के अंदर देखने को मिले। अच्छा, हर्ष महाजन वर्तमान में यहाँ पे हिमाचल के राज्यसभा सदस्य है। इसके अलावा जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के सिराज विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोटों से ये विधानसभा में इस बार जीते थे अपने जयराम ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी सांसद हैं हमीरपुर विधानसभा सीट से, इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी थे। तो अगर बात करें आपके हर्ष महाजन की, तो ये तो राज्यसभा के सदस्य है। अच्छा, राज्यसभा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल 3 सीट्स है, 3 सीटें हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, लोकसभा की कितनी है, तो लोकसभा की 4 है। कभी कभार घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की मिलाकर हिमाचल में कितनी सीट है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों की मिलाकर जो हिमाचल में अगर मैं बात करूं सीटों की, तो दोनों को मिला के यहाँ पे जो सीटें हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी कितने, 7 सीटें। तो संसद की हिमाचल में कितनी है, 7। अब एक बार क्वेश्चन को टफ करना था, और हो सकता है टेट परीक्षाओं में भी ऐसा ही टफ करके क्वेश्चन छोड़ा जाए, आपको पूछा जाए। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि निर्वाचन चुनाव के आधार पे हिमाचल प्रदेश में संसद की कितनी सीटें हैं। तो निर्वाचन के आधार पर तो 4 होगी, क्योंकि राज्यसभा में तो वोट क्या है, जनता नहीं करेगी। लोकसभा के लिए जनता वोट करेगी, लेकिन राज्यसभा के लिए कौन वोट करेगा, जो कि जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य हैं। तो राज्यसभा में जो चुनाव होगा वो आपके एमएलए जहाँ पे वोट करेंगे, जो कि जनता ने जिनको चुन रखा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, जयराम ठाकुर जी के बारे में आपको पता चल गया, अनुराग जी के बारे में पता चल गया, अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे किससे, हर्ष महाजन से। राज्यसभा की सीटें आपको पता चल गया, लोकसभा की सीटें आपको पता चल गया। तो ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा, कैपिटल ऑफ कनाडा इज। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो अगर बात करें कनाडा की राजधानी की, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। बहुत आसान क्वेश्चन है। और कनाडा में जो चलता है वो आपका डॉलर चलता है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऑन्टेरियो कहाँ की कैपिटल है, ऑन्टेरियो के बारे में पूछ रहा है। तो अगर बात करें ऑन्टेरियो की, देखिए ओंटारियो एक कनाडा देश में स्थित है, ये कोई राजधानी नहीं है। और बात करें आपकी टोरंटो क्या है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एक स्थल है जो कि आपके कनाडा में पड़ते हैं। सबसे पहले बात करें मैक्सिको। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैक्सिको है उसकी राजधानी का नाम क्या है। तो मैक्सिको की राजधानी का नाम है आपका मैक्सिको सिटी, और वहाँ की जो कैपिटल है ना मैक्सिको की, उसका नाम है पीसो। ये आपको ज़रूर याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। उसी प्रकार परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, कि जो आपका यूएसए है, यूएसए की जो राजधानी है उसका नाम क्या है। तो वाशिंगटन डीसी। जो यूएसए आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसकी जो कैपिटल का जो नाम है वो वाशिंगटन डीसी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भूटान की राजधानी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भूटान की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है। तो भूटान की कैपिटल की बात करूँ तो भूटान की कैपिटल का नाम थिम्पू है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो थिम्पू आपकी भूटान की कैपिटल है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भूटान की जो करेंसी है, मुद्रा जो है, उसका नाम है आपका नगुल ट्रम्प।
तो नगुल ट्रम भूटान की मुद्रा है। बहुत बार टेट परीक्षाओं में आपका पूछा जाता है कि जो आपकी तुर्की है, तुर्की जो टर्की देश है, टर्की देश का जो आपका राजधानी है उसका नाम क्या है? तो टर्की देश की राजधानी का नाम अंकारा है। और यहाँ की जो आपकी मुद्रा है उसका नाम है लीरा। तो मुद्रे का नाम लीरा है और आपकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना है। ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार वियतनाम की राजधानी, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई देश में वियतनाम देश की जो राजधानी वो हनोई में है। और डांग जो है वो वियतनाम देश की मुद्रा का नाम है। ये भी आपको बेहतर तरीके से डिटेल में याद रखना है। अच्छा, थाईलैंड भी सुना दीजिए। थाईलैंड बहुत बार पूछा गया है। तो थाईलैंड जहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी का नाम है बैंकॉक। और अगर बात करें यहाँ की राजधानी का मुद्रा का, तो बेहत यहाँ की मुद्रा है और कैपिटल यहाँ की बैंकॉक है। और बेहत क्या यहाँ की मुद्रा का नाम है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि आपका जो एक देश है ओमान, ओमान देश की जो राजधानी है उसका नाम है मस्कट। अच्छा, मस्कट ओमान की राजधानी है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मस्कट के अलावा रियाल क्या है, यहाँ की मुद्रा है। और रशिया देश की राजधानी का नाम क्या है? तो रशिया देश की राजधानी का नाम है मॉस्को। अक्सर बहुत सारे बच्चे ये याद करके नहीं जाते, इतने बेसिक क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और रशिया देश जो रूस है, इसकी करेंसी का नाम है रूबल। तो रूबल इसकी करेंसी है रूस की। और इसकी मॉस्को क्या है? इसकी कैपिटल है। जर्मनी की भी देख लो, जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है। ये भी बहुत बार पूछी गई है। नॉर्वे देश की राजधानी का नाम है ऑस्लो, जहाँ पे नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुंजुम दर्रा कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें कुंजुम दर्रे की, तो आपकी स्पीति घाटी में है, या बोल सकते हैं कि लाहौल और स्पीति के बीच में आपका कुंजुमला दर्रा पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन मैं यहाँ से बहुत सारे बनाने वाला हूँ, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो कांगड़ा और भरमौर के मध्य है, या कांगड़ा और चंबा के मध्य आप बोल सकते हैं, तो इंद्रहार दर्रा ये कांगड़ा और भरमौर के मध्य है। आपका इंद्रहार के अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आपका निकोरा दर्रा ये भी कांगड़ा और भरमौर के मध्य है। और आपका जो सिंगोर दर्रा है वो भी आपके कांगड़ा और भरमौर के मध्य है। अच्छा, बात करें आपका कुछ दर्रे ऐसे जो कि टेट में बार बार आ रहे हैं, जैसे कि चंबा को जम्मू से अलग करने वाला दर्रा। तो जो चंबा है, चंबा को जम्मू से जोड़ने वाला, उसको अलग करने वाला दर्रा जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो वो है आपका पादरी। तो पादरी दर्रा वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेट परीक्षाओं के लिए कि पादरी दर्रा क्या करता है? ये चंबा को जम्मू से अलग कर रहा है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सांच दर्रा किससे किसको जोड़ रहा है? तो सांच दर्रा आपका चंबा को पांगी से जोड़ता है। आपका दराटी दर्रा ये भी क्या करता है? ये भी चंबा को पांगी से ही जोड़ता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे, तो सारा उंगा दर्रा, आपका सारा उमगा दर्रा है, ये आपका कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। आपका दूसरा है पीन पार्वती। तो पीन पार्वती और सारा उमगा दर्रा आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं। बेहतर है और बेहतर चीज़ें परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। अच्छा, कुछ कुल्लू घाटी के दर्रों की बात करते हैं जो कुल्लू ज़िले में है। कुल्लू में आपका रसोल दर्रा है, आपका चंद्रखेड़नी दर्रा है, आपका तैंती गल्लू दर्रा है, आपका रांची दर्रा है, आपका एनिमल पास, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल पास कुल्लू में है, और आपका जलोड़ी दर्रा। तो जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है? सीधा क्वेश्चन बहुत रैंडम बन के आता है, ये भी कुल्लू में है। अच्छा, कुछ और यूनिक, कांगड़ा और कुल्लू के मध्य जो दर्रे है, तो कांगड़ा और कुल्लू के मध्य आपके ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी है इंपॉर्टेंट है। आपका ये है आपका सारी गल्लू। तो सारी गल्लू आपका कांगड़ा और कुल्लू के मध्य है। आपका एक काथी कुरी दर्रा है, तो काथी कुरी दर्रा ये भी इन्हीं दो के मध्य है। और तेंतु दर्रा भी कुल्लू और आपके कांगड़ा घाटी के बीच पड़ता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है मंडी और कुल्लू के बीच कौन से दर्रे हैं? तो मंडी और कुल्लू की बात करें, मंडी और कुल्लू के बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है दुलची पास। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे पूछा जाता है। अच्छा, आपका किन्नौर को गढ़वाल से अलग करने वाला दर्रा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लाहौल और भरमौर को जोड़ने वाले दर्रे। तो लाहौल और भरमौर को आपस में जो जोड़ते हैं ना, वो जोड़ते हैं कालीचो दर्रा। ये कालीचो दर्रा भी लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। इसके अलावा
कुक्ती दर्रा ये चंबा को पांगी से जोड़ता है, लाहौल भरमौर के बीच में ही है। आपका शिफ्टिंग दर्रा ये भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और शिफ्टिंग वाला ना मतलब बहुत बार पूछा है एग्जाम में। शिफ्टिंग के अलावा दुग्गी जोत या दुग्गी दर्रा, दर्रे को कभी कभार जोत भी बोला जाता है, तो आप ये नहीं बोल देना कि सर वहाँ पे जोत आया था। अक्सर दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे जोत, या आप बोल सकते हैं जोत या दर्रा एक ही बात है। तो दुग्गी जोत या दुग्गी दर्रा लाहौल और भरमौर के मध्य है। इसके अलावा एक चोबू दर्रा है। अगर बात करें चोबू दर्रे की, तो चोबू दर्रा जो है आपका किससे किसको जोड़ता है, तो चोबू दर्रा आपको लाहौल और भरमौर के मध्य है। ये भी आपको डिटेल से याद रखे जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे दर्रे की, तो हिमाचल का सबसे ऊंचा दर्रा है परांगला दर्रा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। परांगला दर्रा हिमाचल का क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा है। इस क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। देखिए मंडी में एक मंदिर है जिसका नाम है पंचवक्त्र मंदिर। अगर बात करें पंचवक्त्र मंदिर की, तो पंचवक्त्र मंदिर का जो निर्माण है वो मंडी के राजा सिद्धसेन के द्वारा किया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मंडी में ही भूतनाथ मंदिर है, जो कि आपका कहाँ पर है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूतनाथ मंदिर की बात करो तो भूतनाथ मंदिर का निर्माण अजवर सेन के द्वारा किया गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है कि मंडी का जो ये मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया, तो अजवर सेन ने करवाया। अच्छा, आपकी मंडी की बात करें तो मंडी में आपका श्यामा काली मंदिर है, जिसको मंडी के राजा श्यामसेन के द्वारा बनाया गया था, जो कि मंडी में है। पराशर मंदिर ये भी मंडी में है, और पराशर मंदिर का जो निर्माण है वो मंडी के राजा बाणसेन, किसने किया था, बाणसेन ने कब किया था, 1346 ईस्वी में। तो 1346 ईस्वी में बाणसेन ने मंडी में पराशर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा एक मगरू महादेव मंदिर है। मगरू महादेव मंदिर भी आपका मंडी में है, और मगरू महादेव मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। मंडी में ही एक माधुराव मंदिर है, और माधुराव मंदिर का जो निर्माण है वो मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये सारे के सारे यहाँ पे जो राजा है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबा की बात करते हैं। चंबा में बहुत सारे मंदिर है यार। चंबा में मतलब कोई एक आध मंदिर नहीं है। चंबा के मंदिरों की बात करें तो मणिमेश मंदिर ये चंबा में है, और मणिमेश मंदिर चंबा के भरमौर में है। मणिमेश मंदिर को राजा जो मेरू वर्मन है इसके द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा आपका शक्ति देवी मंदिर जो कि चंबा के छतराड़ी में है। शक्ति देवी मंदिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्ति देवी मंदिर के अलावा आपका लक्षणा देवी मंदिर, तो शक्ति देवी मंदिर के अलावा लक्षणा देवी मंदिर ये भी आपका चंबा में है। गणेश मंदिर ये भी भरमौर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका नरसिंह मंदिर, इसको जो नरसिंह मंदिर है वो आपकी जो एक चंबा के राजा होते थे युगांकर वर्मन, इनकी पत्नी त्रिभुवन रेखा, उनके द्वारा बनाया गया था। अच्छा, चंबा में ही आपका कामेश्वर महादेव मंदिर है, ये भी चंबा में है। आपका गौरी शंकर मंदिर है, ये भी चंबा में है। आपका बंसी गोपाल मंदिर है, ये भी आपका चंबा में है। तो सारे मंदिर देखो चंबा में है। आपका सीताराम मंदिर एक चंबा में है, इसका निर्माण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिडिंबा मंदिर, ये एक हिडिंबा मंदिर आपका मनाली में जो फेमस वाला है, और ये सारे के सारे मंदिरों में है। और चंबा के भरमौर में जो है वो 84 मंदिरों का भी एक समूह है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये बात आप समझ गए। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि जो फेमस वाला गौरी शंकर मंदिर है वो कहाँ पर है। तो फेमस वाला जो गौरी शंकर मंदिर है वो एक सुजानपुर टीरा में भी है, जो कि संसार चंद के द्वारा बनाया गया था। एक मुरली मनोहर मंदिर है। मुरली मनोहर मंदिर की बात करें तो ये आपका सुजानपुर टीरा में ही है। आपका मुरली मनोहर मंदिर ये एक ही है। गसोता मंदिर ये भी हमीरपुर में है। नर्मदेश्वर मंदिर ये भी सुजानपुर टीरा में है, इसको भी राजा संसार चंद ने बनाया था। बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि दियोटसिड में है, ये भी हमीरपुर दियोटसिड में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को गहनता से पढ़ोगे सभी चीज़ें आपको काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि नाको झील हिमाचल के किस जिले में है। तो नाको झील भाई किन्नौर में है। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि स्केटिंग के लिए कौन सी झील मशहूर है। तो स्केटिंग के लिए हिमाचल प्रदेश में जो मशहूर झील है वो भी आपके नाको झील है। नाको में इसके अलावा एक नाको आती है किन्नौर में, और एक का सोरंग झील है। तो सोरंग और नाको दोनों याद रखना, दोनों की दोनों झीलें किन्नौर में है। तो आज के लिए हम अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।